हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मो अकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस क्लास में डिस्कस करते हैं डेली एक प्रश्न पत्र। पूरा प्रश्न पत्र जो कि आपके लिए ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और स्पेशली एक ग्रुप डी के लिए डेडिकेटेड तो है ही, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो कि ग्रुप डी की तरह रेलवे की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, और कोई भी ऐसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है जिसमें गणित से कम 20% प्रश्न पूछे जाते हैं या गणित में सुधार की चाह रखता है, तो बिल्कुल ये क्लास उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास में हम डेली एक प्रश्न पत्र डिस्कस करते हैं ग्रुप डी का, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और आज हम जिस प्रश्न पत्र को डिस्कस करेंगे, आप थंबनेल में देख भी पा रहे होंगे, ये एग्जाम सेट हुआ है 27 नवंबर को थर्ड शिफ्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय में खर्च नहीं करता हूँ। और ये सभी उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो जिन्होंने भी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है, क्योंकि इस क्लास का टारगेट है 25 आउट ऑफ 25 प्रश्न अंक प्राप्त करना। ठीक है, मैथ में 25 में से 25 अंक आप प्राप्त करें, इस क्लास का यही टारगेट है। तो चलिए पहले प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है जी साहब, 460 में कोई घड़ी को खरीदता है और 483 में बेच देता है, तो उसका लाभ क्या है? लाभ है साहब, 460 में खरीद के 83 में बेच रहा है तो 23 का। आप बोलोगे साहब 23 का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है? 460 पे हो रहा है। कितना प्रतिशत? यही फाउंड करना है अपने को। ये लो 1/20। 1/20 की यदि मैं आपसे परसेंटेज पूछूं तो आप बोलोगे साहब 5% होता है। हमने प्रतिशत में पढ़ा है, फ्रैक्शन की हमें परसेंटेज पता होती है, और यही आंसर हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला जो प्रश्न हमारे आपके सामने है वो है साहब, x प्लस 1/x दे रखा है 2, और पूछ रहा है साहब x की पावर 4 माइनस 1। देखो, जब भी हम अलजेब्रा पढ़ेंगे मैं आपको सीक्वेंस से बताऊंगा क्या होता है। फिलहाल के लिए कंसेप्ट है वो आप ध्यान में रखिएगा, यदि आप एग्जाम में बहुत आसानी से प्रश्न को करना चाहते हैं। कोई भी आपके सामने समीकरण दे रहा है, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो एक्स की, बस एक शर्त है, समीकरण सेटिस्फाई होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दोनों साइड की वैल्यू समान होनी चाहिए। क्या ये मैं एक्स की वैल्यू 1 रखता हूं तो क्या समान हो रही है क्या? आप बोलोगे साहब 1 प्लस 1/1 इज इक्वल टू 2 हो रही है। इसका मतलब क्या एक्स की वैल्यू 1 रख दूं क्या? तो एक्स की वैल्यू 1 रखूं, 1 की पावर 4, 1 में से 1 करूं तो 0। बिल्कुल यही हमारा आंसर है। ठीक है, देखो ये एग्जाम में आपको यही अप्रोच रखनी है। इसी अप्रोच के सामने, इसी अप्रोच को साधते हुए यदि आप प्रश्नों में यहाँ आज प्रैक्टिस करोगे तो ये एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे इस स्पीड से। ठीक है, बोल रहा है कि साहब अनमोल और आयुषी मिलकर एक व्यवसाय में इतने रुपए खर्च करते हैं। ये देखो, हो गया अनमोल, ये हो गई आरुषि। पैसे खर्च करते हैं साहब 46600। बोल रहा है कि वर्ष के अंत में उन्हें 75 का टोटल लाभ होता है, उनमें अनमोल है 2700 रुपये का लाभ। यदि टोटल हमारे पास 7500 का है और अनमोल का 2700 का है, तो आरुषि का बता सकते हो क्या आप लोग साहब 7500 में से ये माइनस कर दो, आरुषि का आ जाएगा। तो आरुषि का आ जाएगा हमारे पास 4800। 2 जीरो काट दें, 3 से मैं करूंगा तो ये आ जाएगा 9/16। क्या इनके लाभ का अनुपात आ गया? तो पूंजी जो व्यय की है उन्होंने, जो इस व्यवसाय में लगाई है, उनका अनुपात भी यही होगा क्या? मैंने देखो हर बार आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आज भी देता हूँ। यदि मैं सेम एग्जाम्पल देता हूँ, यदि मैं 1 लाख रुपए खर्च करता हूँ, मेरा जो कि फ्रेंड है, मित्र, वो 10 लाख रुपए खर्च करता है, कल को 11 लाख का प्रॉफिट होता है, तो क्या हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे क्या? बराबर बराबर बांट लेंगे? आप बोलोगे साहब नहीं, क्योंकि आप तो 1 लाख लगा रहे हो, वो 10 लाख लगा रहा है, उसका रिस्क ज्यादा है, तो बिल्कुल आप उसी रेशो में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो रेशो हमारे पास आ गया। आप बोलोगे साहब पूरी पूंजी है 46600, रेशो है हमारे पास 25। तो आप बोलोगे साहब पूछ क्या रहा है? अनमोल का निवेश पूछ रहा है, तुम 9 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 9 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। देखिए क्या आती है हमारे पास, क्या 25 इसको 100 को 4 बार काट देगा क्या? तो 466 × 4 × 9, क्या यूनिट डिजिट से हो जाएगा क्या? देखो हमारे पास 3 जीरो है और 1 6 है। देखो कोई भी कीमत पे ये जीरो नहीं बन सकता। जीरो क्यों नहीं बन सकता? जीरो की देखो 2 कंडीशन होती है, मैं आपको बता देता हूँ। भाजकता का जब हम नियम पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। जीरो कब बनता है? या तो क्वेश्चन में पहले से जीरो हो, या कोई भी ऐसी 5 हो जिसके डिजिट पे लास्ट में यूनिट डिजिट 5 हो, और सामने एक विषम संख्या हो। फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा छोटा छोटे सैंपल बेस में बताता हूँ, आप बड़े में अप्लाई करना। ठीक है, देखो 5 हमारे सामने, और ये कब जीरो बनेगा? जब यहाँ कोई भी विषम संख्या होगी।
विषम को हम इंग्लिश में कहेंगे ओड, ठीक है, तभी जीरो बनेगा। जैसे 1 से गुणा, 2 से गुणा करेंगे भाई, विषम संख्याओं से आप, विषम संख्या सॉरी, यहाँ आएगी सम संख्या, कोई भी सम संख्या से गुणा करोगे अब तभी आपके पास जीरो बचेगा। विषम से करने के बाद तो 5 ही आएगा यूनिट डिजिट। यदि 5 होता और कोई भी सामने विषम संख्या होती तो यूनिट डिजिट होता 5, यदि सम संख्या होती तो यूनिट डिजिट होता 0। यहाँ पे ना तो 5 है और ना कोई और 3 जीरो हैं, तो बिल्कुल इसका यूनिट डिजिट 6 ही आने वाला। देखना 6 को 4 से गुना करेंगे 24, 4 को 9 से करेंगे 36, क्या यूनिट डिजिट 6 ही आया क्या? आप बोलोगे साहब ये 6 है, तो यही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होने वाला है 5 और 10 रुपए के सिक्के हैं, उनकी टोटल संख्या है 118 और उनका कुल मूल्य है 855। क्या मैं कह सकता हूं x प्लस वाई की वैल्यू है अपने पास 118 और 5 रुपए के सिक्के हैं x, तो 5x हो गया, और 10 रुपए का सिक्का है y, तो क्या 10y हो गया, और इनकी वैल्यू दे रखी है 855। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा x के कितने सिक्के हैं, तो x की वैल्यू पूछा है, सॉरी 5 के कितने सिक्के हैं, और 5 को हमने इंडिकेट किया है प्रश्न में x से। देखो x को देख के घबराना नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। आप इसको 5 रुपए का सिक्का लिख लो, चाहिए चाहे ऐसे भी तो लिख सकते हो 5 का सिक्का या 10 का सिक्का। अब प्रश्न को हल कर लो, फर्क देखो कोई नहीं पड़ने वाला है, यही पड़ने वाला है। कैसे? आप जहां जहां एक्स और वाई है 5 और 10 का सिक्का रख के देख लेना। वो स्टूडेंट जिन्होंने मैथ से दूर दूर तक वास्ता नहीं रहा है, काफी टाइम से मैथ को छोड़े हुए काफी जमाने हो गए हैं, और अब ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जो मैथ फील्ड से, मैथ स्ट्रीम से नहीं है, आर्ट से या बायो से है, आर्ट से है, इवन कॉमर्स से या कोई और सब्जेक्ट हो उनसे, ठीक है। तो हम इसे एक्स पूछ रहे हैं, तो हम वाई को अगर नेगलेक्ट कर दूं, वाई को यदि मैं शून्य बना दूं, तो क्या हमारे पास एक्स आ जाएगा क्या? वाई को शून्य कब बनाओगे आप? साहब इसको यदि मैं 10 से गुणा कर दूं, इस पूरी को मैं यदि 10 से गुणा कर दूं और फिर मैं इनको घटा दूं, तो ये देखो यहाँ 10 वाई आ जाएगा, 10 वाई, यहाँ जाएगा 10x, और यहाँ आ जाएगा 1180। यदि मैं माइनस करूं तो क्या तीनों माइनस के, ये गया 5x बचा, ये देखो शून्य हो गया, और यहाँ बचा है अपने पास 325, और 5 को में से काटोगे 5 6 30 55 25, एक्स की वैल्यू क्या 65 आ रही है क्या? और एक्स का मान मतलब 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ही पूछा है अपन से, तो हमारा बिल्कुल आंसर होने वाला है 65। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट हमारा होने वाला है सिंप्लीफिकेशन। देखो सरलीकरण जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश में सिंप्लीफिकेशन, मैं आपको एक वर्ड बताऊंगा, वो वर्ड देखो मैथ वाले तो जानते होंगे, आज यदि कोई नहीं पढ़ा हुआ है मैथ वो भी जान लो। एक वर्ड होता है बोर्ड मास, इसी को प्राथमिकता में रखते हुए, इसी सीक्वेंस को प्राथमिकता में रखते हुए, प्रायोरिटी पे रखते हुए, मैं ये सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। देखो क्या 5 हो रहा है, 5 30, तो क्या 72/30, यदि मैं काटूं 72/30 हो रहा है, इधर साहब 25 में से 8 गए, तो 25 में से 8 कितने हुए 17, और ये पूरी इक्वेशन हो रही है 5 से गुणा, नीचे है 97। तो क्या इसे मैं काट के 6 से 12/5 कर सकता हूँ? आप बोलोगे साहब बिल्कुल कर सकते हैं। इसको सॉल्व करोगे 17 5 85 और 12 97/5, और 5 गुणा में तो है ही, तो यह जाएगा 5 97 ऊपर रह जाएगा, 97 नीचे काटेंगे तो हमारे पास एक आंसर, बिल्कुल हमारा यही आंसर होने वाला है। ठीक है, बोर्ड मास को आप ध्यान से रखिएगा, घर पे जाके एक बार पढ़िएगा। देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यदि आप मेरी बात को 1 मिनट ध्यान से पढ़ेंगे या ध्यान से सुनेंगे, तो आप पाएंगे कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपके सामने ऐसा कोई प्रश्न होगा आप वर्बली अटेम्प्ट कर पाएंगे, ये मेरा दावा है। और उस ध्यान से सुनिएगा, एक कोई मैं जो भी बात बोल रहा हूँ आप ध्यान से बिल्कुल शांत वातावरण में सुने, इसको देखें और खुद से प्रयास करें। क्लास पूरी होने के बाद एक बार फिर से प्रयास करना इस प्रश्न को, भविष्य में जब भी आएगा आप विद इन सेकेंड्स कर पाओगे। देखना ये बोल रहे हैं कि 51 स्टूडेंट आपके पास, उनकी औसत आयु है 24 वर्ष। यदि शिक्षक की आयु 51, तो हमारे पास स्टूडेंट प्लस में एक हो गया टीचर, उसको भी शामिल कर ले, तो अब औसत आ गया हमारे पास 25। मैं आपसे बोलूंगी यदि टीचर की भी आयु 24 वर्षीय होती तो क्या इनमें डिफरेंस होता क्या? यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं अगले जो 30 सेकंड जो आप पे खर्च करूंगा वो इसी की भूमिका बना रहा हूँ। देखो यदि टीचर भी 24 ही वर्ष का होता तो क्या एवरेज में फर्क पड़ता? आप बोलोगे साहब नहीं पड़ता। तो यदि मान लो कि मैं इस टीचर भी 24 ही साल का था, ठीक है,
तो आप बोलोगे साहब ठीक है, लेकिन बढ़ के कितना हो गया एवरेज, अब हो गया साहब 1 बढ़ गया कितने पे, 51 स्टूडेंट प्लस टीचर 52। तो क्या 24 में 52 जोड़ दूं तो क्या उसकी उम्र आ जाएगी क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल आ जाएगी, तो यही 76 है। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, यदि सेम एज का टीचर शामिल होता तो एवरेज में फर्क नहीं पड़ता। यदि मैं बोलूँ एवरेज 24 है तो 24 का ही टीचर मान लेता हूँ, तो फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन प्रश्न बोल रहा है कि फर्क पड़ रहा है, और कितने का, 1 का। टोटल कितने पे, 52 पे। तो 52 प्लस 24 इज इक्वल टू 76, क्या यही आंसर आ रहा है? आप बोलोगे साहब बिल्कुल यही आंसर आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। बोल रहा है कि साहब ए किसी कार्य को 3 दिन में, बी 8 दिन में और सी 24 दिन में पूरा कर रहा है। और बोल रहा है कि साहब तीनों मिलकर काम करें और उससे 3 गुना काम हो तो कितने समय में पूरा होगा। तो देखिए, क्या मैं पूरा काम 24 मान लूँ, तो इसकी कार्यक्षमता का अनुपात हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका 3 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, टोटल वर्क है हमारे पास 24। ठीक है। अब बोला कि साहब इससे 3 गुना कार्य है और तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो तीनों यदि एक साथ काम कर रहे हैं तो तीनों की हमारे पास एफिशिएंसी क्या है। आप बोलोगे साहब 8 और 3 11 और 1 12, और काम कितना है 24, 24 से 3 गुना काम है तो 72 काम है। कार्य क्षमता हमारी 12। तो क्या छान आंसर आ रहा है क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल छान आंसर आ रहा है, टिक लगाइए और आगे बढ़िए। ठीक। और बोल रहा है कि साहब 80। अब देखो ये प्रश्न बहुत ही पजल्ड प्रश्न है। इस प्रश्न को हल करने में हो सकता है आपको 1 मिनट लगे। देखो काफी बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपको समय लगता है, और वो समय कहाँ से बचता है। जैसा कि मैंने अभी आपको एवरेज का क्वेश्चन बताया था, वो जब आप विद इन सेकेंड्स में कर पाओगे तो उन्हीं का समय बचा के तो इनको दे पाओगे। देखना इस क्वेश्चन को, ये कहना क्या चाह रहा है। कोई पी ट्रेन है साहब, 84 की स्पीड है, और एक दूसरी ट्रेन है जो समांतर चल रही है पटरियों पे, वो है ट्रेन क्यू। उसकी है स्पीड है अपने पास 54, और उसकी जो लेंथ है वो है अपने पास 447। पी की लेंथ दे नहीं रखी, पी को मैं फिलहाल पी लिख लेता हूँ। ठीक है। और बोल रहा है कि साहब समय लेते हैं 4.5 मिनट। ठीक। मैं बोल रहा हूँ समांतर दिशा में चल रही है, तो क्या इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस लेंगे? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। आप बोलोगे कैसे? बोलूँगा लास्ट क्लास में बताया था, आज फिर बता देता हूँ। देखो समान दिशा में चल रही है दो ट्रेन, एक की स्पीड है 20 की, दूसरी की है 10 की। 1 घंटे में कितना डिफरेंस रहा? आप बोलोगे साहब डिफरेंस तो 10 ही का चल रहा है ना। तो बिल्कुल इसीलिए प्रश्न को हल करें, यदि P है इसकी डिस्टेंस, इसकी जो लेंथ ट्रेन की P है, और ये 447 है। ठीक है। स्पीड का डिफरेंस आप बोलोगे साहब 30। कितना टाइम लग रहा है? 4.5 मिनट। क्या इसे मैं 4.5 मिनट को 270 सेकंड लिख सकता हूँ? आप बोलोगे साहब बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि 4 मिनट में 240 सेकंड होती है 60 सेकंड के हिसाब से, और आधे मिनट में 30। तो आप बोलोगे साहब 270। ठीक है। इधर सेकंड में दिया हुआ है, इधर है किलोमीटर पर आवर में, तो क्या इसे भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर सकते हैं? आप बोलोगे साहब बिल्कुल कर सकते हैं, और इसके लिए बहुत ही आसान है, 18/5 से गुणा कर दो। बिल्कुल मैं 18/5 से गुणा कर रहा हूँ। देखो किलोमीटर पर आवर को यदि आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना चाहते हैं तो 5/18 से गुणा करना है। सेम इनवर्स है, यदि मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर पर आवर में जाना है, 18/5 से गुणा करना है। यहाँ मैं 18/5 से उल्टा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि 1 अपॉन में स्पीड है, स्पीड में तो नीचे ना उल्टा हुआ है, तो यहाँ भी उल्टा होगा। ठीक है। इसको मैं देखो, यदि मैं 3 से काटूँ तो ये गया 9 बार। ठीक है। 3 से गया 10 बार, एक्चुअली मैं, ठीक है 9 इसको काटेगा 30 बार। ठीक। 10 × 50, क्या यही आंसर आ रहा हमारा? फिर से देखते हैं, देखो 9 इसको काटेगा 3 बार, 9 एक्चुअली इसको काटेगा 2 बार, 9 इसको काट नहीं रहा है। देखो फिर से सॉल्व करो इसे, क्या समझाने के चक्कर में हमने लिखने में गलती कर दी है उसे फाइंड करते हैं। क्या ये यही था अपने पास? इंटू में हो गया 18/5 और बराबर में आ रहा है 470। क्या यही आ रहा था? एक्चुअली आ रहा था 270। ठीक है। 240 + 30 270। तो मैं इसे 6 से काटूँ तो ये 3 बार, 6 से काटूँ तो 5 बार, और 3 से इसको काटूँ तो 90 बार। पूरे हो गया अपने पास 5 25 गुणा में 25, 90 × 25 आपके सामने होता है। देखो मैं इसको यहाँ सोल्व कर रहा हूँ आगे। 90 × 25 होता है अपने पास 2250, और ये है वैल्यू P +447 की। क्या इसी की है? आप लोग सब 443 उधर गया तो P की अपने पास लेंथ आ गई, देखो 18।
1803, ये अपने पास आ गई पी की लेंथ। अब बोला साहब पी विपरीत दिशा में एक दूसरी ट्रेन चल रही है जिसकी स्पीड है 87, और देखो सेम दिशा में डिफरेंस विपरीत दिशा में जुड़ जाएंगी। 84 उसकी थी, 87 इसकी है, तो अब जुड़ के कितनी हो गई? अब लोग साहब 171 हो गई। दोनों की डिस्टेंस कितनी है? दूसरी ट्रेन है अपने पास 287 मीटर, यह है 1803, तो इनको जोड़ देंगे हम, तो क्या हमारे पास 9020 ही आ रहा है। और बोल रहा है कितना समय लगेगा, समय पूछा है मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या हम इसे 18/5 से गुणा करा देंगे? आप बोलोगे साहब बिल्कुल करा देंगे 18/5 से। ठीक है, सोल्व करते हैं। देखो 171 होता है 19/9, 19 × 9। ठीक, 19 से मैं इसको काटूं तो एक बार 0 बार, 9 से मैं इसको काटूं तो क्या 2 बार, बिल्कुल। 5 से यदि मैं इसको काटता हूं तो कितना लगेगा हमारे पास? देखिए फिर से कैलकुलेशन कीजिए, क्या 9 इसको 18 को 2 बार काट देगा? आप बोलोगे साहब बिल्कुल काट देगा। ठीक है, और 19 इसको काटेगा 110 बार। अरे साहब 19 से कम 19, 19 से कम 19 से कम 19, 5 इसको काट देगा साहब बिल्कुल कितनी बार? 22 बार। तो 22 × 2 = 44, ये हमारा आंसर यही आ रहा है। आप बोलोगे साहब बिल्कुल यही आ रहा है। देखो प्रश्न बहुत ज़्यादा लेंदी है, आप फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपके सामने सॉल्यूशन को फिर से दोहराता हूँ। अब बोलेंगे साहब ये हमारी स्पीड थी, स्पीड का डिफरेंस था 30, हमने मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया, इतना समय लग रहा है, हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई साहब इतनी। तो हमारे पास का पी की वैल्यू आ जाएगी, माइनस करेंगे साहब पी की वैल्यू आ गई ये। और अब बोल रहा है कि दूसरी ट्रेन है जो कि 287 मीटर की है, तो दोनों की लेंथ हो गई अपने पास 2090, दोनों की स्पीड जुड़ के हो गई 171। हम इसको सोल्व करेंगे, आंसर पूछा है मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे, और हमारे पास आंसर आएगा 44। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है साहब, देखो हर शिफ्ट में एक ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, आप बिल्कुल इसे ध्यान से कीजिएगा। देखो कैलकुलेशन लेंदी है, नो डाउट कैलकुलेशन लेंदी है, लेकिन आप बहुत आसान बना सकते हैं। कैसे? प्रैक्टिस से। देखिएगा क्या बोल रहे हैं। बोला कि साहब वॉशिंग मशीन की कीमत 40% कम है, तो क्या वॉशिंग मशीन है और ये टीवी है, तो ये 60 है, तो क्या इसकी 100 है? आप बोलेंगे बिल्कुल। तब वॉशिंग मशीन 80% बढ़ गई, 80% क्या 108 होगा क्या? देखो 6 × 8 = 48, 80%, 48 को 60 में जोड़ोगे 108। ये बोल रहा है कि साहब 22% की यहाँ कमी हो गई, तो क्या 78 हो गया? अब बोलोगे साहब बिल्कुल हो गया। अब बोल रहा है कि साहब वॉशिंग मशीन तो खरीद रहा है 7 और टीवी खरीद रहा है 6, ये तो खरीद रहा है 7 और ये खरीद रहा है 6, तो पहले में और अब में डिफरेंस ही पूछ रही है। ठीक है, तो देखो 7×6 = 42, पहले कितने रुपए दे रहा था ये? पहले 7×6 = 42, 420 वॉशिंग मशीन में, और 6 यहाँ 600, तो क्या 1020 खर्च कर रहा था? आप लोग साहब बिल्कुल कर रहा था। या 6 से गुणा कराओगे तो 8 को कराओगे 48, 648 हो रहा है? आप बोलोगे साहब बिल्कुल हो रहा है। 78 को कराओगे, क्या 7×6 = 42 और 8×6 = 48, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, 6 8 ये 7 से गुना हो रही है एक्चुअली, वॉशिंग मशीन हो गई 7 से, एक्चुअली ये 7 से हो रही है। ठीक है, प्रश्न में ध्यान से दीजिएगा, ये 7 से हो रही है, तो क्या इसको मैं 700 7 8 56 कर सकता हूँ? आप बोलोगे साहब बिल्कुल कर सकते हो। 7×6 = 42, ठीक है, ये होती है 6 से, तो इसको गुणा करा दूं मैं 6 से, 6 × 8 = 48, 4 × 6 = 42, 4 × 6 = 46, 11। इन दोनों का योग करेंगे तो आप पाएंगे 1224। क्या यही आ पा रहा है क्या? 7 और 5 12, 56 48, 7 और 4 11, बिल्कुल यही आ रहा है। ठीक है, आप बोलोगे साहब डिफरेंस अब ज्यादा कितना दे रहा है? आप बोलोगे साहब इन दोनों का डिफरेंस लो तो ये दे रहा है लगभग आपको 204 रुपये ज्यादा। किस पे? 1020 पे। कितना प्रतिशत? 204, इसको काट देगा 5 बार, 1/5 आप सभी जानते होंगे, 20%। 20% ज्यादा दे रहा है। इस प्रश्न को आप फिर से देखिएगा और हल करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, देखिए ये फिर से अगेन अपना बोर्ड मास, बोर्ड मास आपको पता होना चाहिए। यदि आप नहीं जानते हैं तो फिर एक बार बिल्कुल कोई क्लास लीजिएगा, या फिर मैंने कोई क्लास अटेम्प्ट करवानी है मैं बिल्कुल करवाऊंगा आपको, और उसमें देखिएगा बोर्ड मास की प्राथमिकता क्या होती है, क्या प्रायोरिटी के साथ पहले किसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले मैं बता दूं आपको, बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये देखो साहब अपने पास हो गया
माइनस का 0.5। ठीक है, ये माइनस को यदि मैं गुणा करूँ तो ये माइनस का और ये प्लस का हो गया क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। क्या इसे मैं 1/4 कर सकता हूँ? देखो 4/24 काटेगा 1/6, सॉरी, क्या ये 1/6 हो गया क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल हो गया। प्लस में है, ये इसको काट देगा साहब 0.4 बार, तो 0.4/10। देखो 0.4 को क्या आप 4/10 लिख सकते हो क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल, ये हो गया। देन अपने पास माइनस में आ रहा है 1/15 और प्लस में आ रहा है हमारे पास 1/2। आप इसे सॉल्व करने के लिए क्या हर को 30 बना दो, तो 6×5 देखो 30 में यदि एलसीएम ले लो इनका, 6×5 30, 10 3 3 3 चौक 12, इधर हो जाएगा अपने पास माइनस में 2, इधर अपने पास हो जाएगा प्लस में 15। क्या यही आ रहा है? अब लोग साथ 2 इसको काट देगा 2 बार, तो प्लस में आ गया 12 5 27 32 -2 बराबर 30/30। क्या आंसर 1 आ रहा है क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल 1 आ रहा है, यही आंसर है। देखो प्रश्नों को ध्यान से सुनिएगा, आपको बिल्कुल धैर्य बना के रखना है यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं तो। ऐसा नहीं होता कि मैं 20 मिनट में कोई क्लास लूँ और आप 20 मिनट में 2 दिन की देख के ही सिलेक्शन प्राप्त कर लें। ये निरंतर प्रयासों का ही फल होता है सिलेक्शन। यदि आप आज से ही प्रिपरेशन करेंगे ग्रुप डी की तो ही सिलेक्शन प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं हम। देखो प्रथम 50 समप्राकृतिक संख्याओं का औसत, जब मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, एलसीएम एचसीएफ पढ़ाऊंगा, आप बिल्कुल जानेंगे क्या होता है। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं होता क्या है। यदि मैं प्रथम औसत क्या होता है? टोटल सम और टोटल डिजिट, सम और संख्याएं, क्या यही औसत होता है क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल औसत का रूल यही होता है। और प्रथम 50 समप्राकृत संख्याओं का यदि मैं सम करूं तो उसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, देखो n गुणा n+1 में n। एन इंडिकेट करता है टोटल से, एन यहाँ पे दे रखा है हमारे पास 50, तो एन से एन कट जाएगा क्या? यदि मैं औसत की बात करूं तो एन से एन कट जाएगा क्या? और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आप बोलोगे साहब n+50 +1, तो 50 +1 बराबर 51। यही हमारा आंसर आ रहा है। फिलहाल के लिए आप ध्यान रखिए, योग का फॉर्मूला होता है n×n+1। देखो योग का फॉर्मूला होता है ये प्रथम n, यदि कंजुगेटिव आपके सामने सम संख्याएं हैं तो होगा फॉर्मूला n गुणा n+1। और औसत चाहिए तो n का ही तो भाग दोगे आप टोटल का, तो n से n कट जाएगी, तो क्या यही आंसर होगा औसत का? तो औसत का भी आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं, लेकिन आपको याद नहीं रखना है। ये फॉर्मूले याद रखने नहीं है, ये एक्चुअली आपको मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिस से याद हो। ऐसे रट्टे मारते रहोगे, क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करोगे, नंबर नहीं आते एग्जाम में ऐसे। यदि आप प्रैक्टिस करते रहोगे, क्वेश्चन में प्रश्नों में अप्लाई करते रहोगे, तो ही तो आप फाइंड कर पाओगे और तो ही आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे इसी अप्रोच के साथ। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा होने वाला है 1/20 2/60 का कितना प्रतिशत है? क्या मैं हर को डिनोमिनेटर को सेम कर दूं? आप बोलोगे साहब कर दो, इसको 3 से गुणा कर दो, तो 3 से गुणा इसको यदि मैं कर दूं तो क्या ये हो जाएगा 3/60? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। और ये है 2/60 का कितना प्रतिशत है? ये सेम है तो हटा दे, तो 3 2 का कितना प्रतिशत होता है? 3/2 आप जान पाएंगे होता है 150%। देखो कई बार इजी प्रश्न भी आते हैं आपके सामने एग्जाम में, यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो इजी क्वेश्चनों को आप विद इन सेकेंड्स में क्लियर कर पाओगे, उड़ा पाओगे, आंसर सटीक प्राप्त कर पाओगे, सोल्व कर पाओगे। और इसी समय को कोई लेंथी प्रश्न आ रहा है उसी में आप दे पाओगे, तब यही सही रणनीति होती है आपकी, आपकी प्रैक्टिस इतनी हो। देखो मैं आपको एक बात बताऊंगा जो कि क्लास के लास्ट में बताऊंगा, फिलहाल नहीं बताता हूँ, फिलहाल समय व्यर्थ होगा आपका क्लास के लास्ट में। ठीक है, अपने पास है कि 32 और 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? देखो जब मैं रेशो की क्लास लूंगा तो आपको बताऊंगा तृतीय अनुपाती क्या होता है। जब अनुपात 2 है, एक्स वाई और जेड, ठीक है, ये 3 अनुपात है, तो ये होता है क्या? वाई स्क्वायर होता है एक्स गुणा जेड के। ठीक है, यदि चतुर्थानुपाती पूछा हो, फॉर एग्जाम्पल एक्स रेशो वाई, ABCD लेने दो, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, जो इनमें संबंध है वही इनमें संबंध है, तो होता क्या है? एक्चुअली बी गुणा में सी बराबर ए गुणा में डी। क्या यहाँ भी यही हो रहा है क्या? कैसे? एक्स रेशो वाई
वाई रेशो जेड, तो क्या वाई स्क्वायर बराबर में हो रहा है क्या एक्स गुणा जेड? तो आप बोलोगे साहब बिल्कुल यही तो हो रहा है, तो यही कर देना। आपको हमारे पास 32 और 24 दे रखा है, तो 24 हमारे पास होने वाला है 32 गुणा में एक्स। एक्स की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी है जो कि है तृतीयानुपाती। 8 इसको काटेगा 3 बार, 8 इसको काटेगा 4 बार, 4 इसको काटेगा 6 बार, 6 गुणा 3 बराबर 18 आंसर हो रहा है। आप बोलोगे साहब बिल्कुल यही आंसर हो रहा है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखो क्या क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये एक त्रिभुज है आपके सामने, पी एम एन। पी का जो कोण है वो है 76%, इन दोनों का दे नहीं रखा। और इनका जो बाह्य कोण है, बाह्य कोण का जो समद्विभाजक है, समद्विभाजक का मतलब ये जो कोण है, ये जो रेखा है, इन दोनों को दो बराबर कोण में बांट रही है। इवन यदि ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये वाई है तो ये वाई है, ये दोनों बराबर है कोण। देखो यदि एग्जाम में आपको कुछ भी नहीं आता है, मैंने भी आपको ज्योमेट्री पढ़ाई नहीं है, यदि आपने पढ़ी भी नहीं है, तो एक बात को ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल हो, कोई भी रेक्टेंगल हो, कोई स्पेसिफिक नहीं दिया गया कि समबाहु ही है या समद्विबाहु त्रिभुजी है या विषम बाहु त्रिभुजी है। यदि ऐसी कोई सिचुएशन है तो ऑलवेज लागू होगी सभी पर। तो क्या आप मान सकते हैं इसे समद्विबाहु त्रिभुज? आप बोलोगे साहब बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि यह सभी त्रिभुजों पे होता है। तो क्या 76 है, टोटल त्रिभुजों का योग होता है 180, तो इन दोनों का योग हो जाएगा अपने पास 104। इन दोनों का 104 है, दोनों इक्वल हैं, 2 से गुणा कर भाग दे दूं मैं इसको तो क्या 52 आ रहा है क्या? इन दोनों का मान 52 है क्या? आप बोलोगे साहब है। यदि मैं इसे सम द्विबाहु मानता हूं तो ठीक है। आप बोलोगे साहब एक जो बाह्य कोण होता है ये, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसके जस्ट अपोजिट में जो दोनों कोण है ना, इस एक भी कोई भी बाह्य कोण है, उसके जस्ट अपोजिट में रहने वाले जो दोनों कोण है उन्हीं का ये योग होता है। तो इन दोनों का योग क्या है? तो आप बोलोगे साहब 7 128, इसका मान है 128 और इसका मान भी 128 है। क्यों है? क्योंकि इनके दोनों में क्षेत्र और 52 ही है क्या? इसके सामने भी क्षेत्र और 52 है, तो इन दोनों का कोण का योग है 128। ठीक है। अब बोल रहा है कि साहब इनके दो द्विभाजक है, मतलब ये इसको भी आधे में काट रहा है, इसको भी आधे में काट रहा है, तो क्या ये 128/2 हो गया, यानी 64। तो यह भी 64 हो गया ना? बोलो यस और नो। आप बोलोगे साहब बिल्कुल हो गया। आप बोलोगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसका 64 है, इसका 64 है, तो इसका क्या होगा? आप बोलोगे साहब 180 माइनस में 64, माइनस में 64 बराबर होगा 64 और 64 128। यदि मैं माइनस कर दूं तो आप पाओगे साहब 52। यही आपका आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट हमारा होने वाला है, ए व्यक्ति अपनी आय का 60% बचाता है और 440 खर्च करता है, तो टोटल आय क्या है? 60% यदि वो बचाता है तो खर्च करता है 40%, 440 होता है 40%। तो 100 अपने को पूछा है, 0 से 0 हो गया 11 बार, क्या 1100 आंसर आ रहा है क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल 1100 ही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हम, तीन पुरुष। देखो एक इक्वेशन बनाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप, बात ध्यान से समझिएगा। ऐसे प्रश्न आते हैं टाइम एंड वर्क के टॉपिक में, और बिल्कुल आसानी से यदि आपको इक्वेशन में जमाना आ गया तो विद इन सेकेंड्स का काम है आंसर प्राप्त करना। देखिए कैसे। तीन पुरुष है, कार्य को कर रहे हैं कितने दिनों में? 20 दिनों में। कोई भी कार्य है, जैसे मान लो एक्स है कोई कार्य, या आप इसे मान भी सकते हो, कोई भी संख्या मान सकते हो। कोई भी स्टूडेंट जो भी आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, मैथ से घबराता है, एक्स वाई से घबराता है, आप कोई भी मान लो, सब एक काम है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। और इसके दूसरी साइड इक्वेशन क्या है? सब कितने पुरुष, यही तो फाइंड करना है, पुरुषों की संख्या ही तो फाइंड करनी है अपने को। कितने दिनों में करते हैं? 2 दिनों में। इसी काम को, इसी काम को कितने पुरुष 2 दिनों में करते हैं? ठीक है, यही आपके सामने पूछा गया है। तीन पुरुष एक कार्य को 20 दिनों में करते हैं, तो 2 दिनों में इसे कितने पुरुष पूरा करेंगे? तो क्या एक से एक कट गया, तो इसको काट देगा 10 बार, तो 10 × 3, पुरुषों की संख्या आ गई 30। यदि आप इस प्रश्न को इक्वेशन में जमाना सीख गए तो आप आंसर बहुत आसानी से फाइंड कर लेंगे। क्या इक्वेशन में जमाने के बाद आपको समय लग रहा है क्या? आप बोलोगे साहब 2 इसको काटेगा 10 बार, 10 या 30 आंसर हो गया ना सेकंडों में। ये जमाना ही बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशन में। देखो सेम सेम डिट्टो एग्जाम्पल में
सेम एग्जाम्पल है, सेम प्रश्न है, आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। तो यदि आप इक्वेशन में जमा पा रहे होंगे, और ये मैंने नहीं बनाया कि सेम एग्जाम्पल बता दिया है, सेम पेपर में सेम शिफ्ट में, जो कि 27 नवंबर को ये थर्ड शिफ्ट ग्रुप डी एग्जाम की, उसी में सेम प्रश्न का, सेम पैटर्न का 2 प्रश्न पूछे हैं। देखिए इस प्रश्न को, ये बोलता है 11 पुरुष है, कितने दिनों में, 19 दिनों में, कितना कार्य है, 59 फीट। तो कार्य तो 59 फीट गड्ढा ही तो खोद रहे हैं वो। आप बोलोगे साहब ठीक है, बन गई क्वेश्चन। पूछ रहा है 2 दिनों में कितने फीट गड्ढा, 118 फीट, कितना 18 फीट गहरा कुआं खोदने में कितने पुरुष। ठीक है, फिर से पुरुषों की संख्या पूछ ली आपसे। 59 इसको काट देगा 2 बार, 2 इसको काट देगा 1 बार, तो पुरुषों की संख्या आ गई 19 गुणा में 11, तो 190 10 बार, और 19 और जोड़ देंगे 209। क्या 209 आंसर आ रहा है? आप बोलोगे साहब बिल्कुल 209 आंसर आ रहा है। 11 को यदि आप 19 से गुणा करोगे तो 209 ही आएगा। यदि देखो आपको पढ़ा नहीं आता है, 11 को देखो, 19 को क्या मैं 10 + 1 कर सकता हूँ? आप बोलोगे साहब बिल्कुल, 10 से गुणा करेंगे 190, 1 से गुणा करेंगे 19, तो 190 और 19 209। ऐसे ही मैंने फाइंड किया। ठीक है, ये कैलकुलेशन यदि आपके समझ में नहीं आ पा रही कि साहब आपने ऐसा कैसे कर दिया, तो बता रहा हूँ। ठीक, तब बोलोगे 6500 की राशि है, और है कितनी, 20% है। 20% की फ्रैक्शन, 20% की भिन्न बढ़ाऊं तो 1/5, और 5 से बढ़ के 6। तो बोलोगे साहब कितने सालों में, 6/5 होगी पहली साल, दूसरे साल में भी होगी 6/5। ठीक है, आप बोलोगे मिश्र धन अमाउंट ही पूछ रहा है, तो बिल्कुल इसे आप सोल्व करोगे, अमाउंट आ जाएगा आपके पास। क्या इसको काट देगा ये 4 बार 100 को, तो 65 × 4। ठीक है, 5 चौके 20। देखो मैं आपको यदि इसको 13 गुणा में 5 कर सकते हो? आप बोलोगे साहब बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, यदि मैं इसको देखो कैलकुलेट करूं, एक्चुअली मैं फिर से कर देता हूं आपके सामने, आप समझ पाओगे। मैंने अभी अभी एग्जाम्पल में, मैं इसको पहले मिटा देता हूं फिर बताऊंगा आपको। ये एग्जाम्पल जब मैंने अभी आपको बताया था कि, अभी मैंने 5 का एग्जाम्पल बताया था कि मैं जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाऊंगा, भाजकता का नियम पढ़ाऊंगा, तब आप समझ पाओगे कितनी आसान हो जाती है कैलकुलेशन। ठीक है, अब देखिएगा, 6500 को क्या मैं मनी मन में 65 × 100 कर सकता हूँ? आप बोलोगे साहब बिल्कुल कर सकते हो। कोई डाउट आ रहा है? आप बोलोगे साहब नहीं आ रहा। ठीक, आप बोलोगे साहब ये इससे गया 5 25 बार। ठीक है, बिल्कुल आप बोलोगे साहब 25 बार गया है। क्या 6500 को मैं 13 × 5 कर सकता हूँ? आप बोलोगे बिल्कुल कर सकते हो। 13 × 5 में कोई इशू आ रहा है क्या आपको? आप बोलोगे साहब नहीं आ रहा। इस 5 को मैं इधर ले दूं, क्या 125 हो रहा है? देखो मैं बता रहा हूँ कि जीरो कैसे बनती है, इसमें जीरो बनेगा ही बनेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था एग्जाम में अभी, यदि इकाई का अंक 5 है, तो सामने कोई भी सम संख्या है तो जीरो बनेगा ही बनेगा। ये इसको काट पा रहा है पूरा, अपने सामने 5 है इकाई का अंक और सामने है सम संख्या है, तो जीरो क्रिएट होगा ही होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, यदि इकाई का अंक 5 है, सामने कोई भी सम संख्या है, उसका इकाई का अंक यदि सम है, तो जीरो क्रिएट होगा ही होगा। और जीरो आंसर में यदि आप देख पा रहे हैं तो एक ही आंसर में जीरो है, और वही हमारा आंसर है। आप चाहे कैलकुलेशन पूरी करो, चाहे एग्जाम में ऐसे टिक लगाओ, मेन बात है एक्यूरेसी। यदि आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपकी समझ एकदम क्लियर है, तो आप बहुत समय बचा के भी सही आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखो, फिर से रेशो का, फिर से हमने पर एवरेज का। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपके सामने एवरेज का एक प्रश्न कराया, उसी सेम समझ पे आधारित है दूसरा प्रश्न। देखिएगा, 4 बच्चे हैं, आई जे के और एल, इनकी औसत आयु है 9 वर्ष। फिर से 4 है, आई जे एल और एम, उनकी औसत है 12 वर्ष। देखो, आई जे और एल, क्या ये तीनों सेम है क्या? आप बोलोगे साहब ये तीनों सेम है। चेंज क्या हो रहा है? के की जगह एम आ रहा है, यही तो चेंज हो रहा है। वहां क्या हो रहा था, वहां एक नया आ रहा था, यहाँ बस उसकी जगह आ रहा है। उसकी जगह यदि मैं मानू सेम का आ रहा हो, हमें नहीं पता कितने का है, ये हो सकता है 1 साल का हो, चाहे 10 साल का हो, चाहे 15 का हो, हमें नहीं पता। बस हम बोल रहे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ यदि सेम आयु का होता तो एवरेज में कोई डिफरेंस होता? आप बोलते साहब नहीं होता।
फिलहाल मान के चल लेता हूं कि यदि इन चारों की आयु 9 है, तो एवरेज का मतलब तो यही है ना, चारों की एवरेज आयु 9 है, तो जे की जगह के की जगह जो भी आएगा उसकी आयु यदि 9 ही होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम होती एक्चुअली। ठीक है, अब बोलोगे साहब एम आया है, ठीक, यदि सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बढ़ कितना गया एवरेज? यदि सेम होता तो एवरेज यहां भी 9 नहीं होता क्या? सेम होती यदि इन दोनों की आयु, तो क्या यहाँ भी एवरेज 9 होता? आप बोलते साहब बिल्कुल होता 9, लेकिन अब बढ़ कितना गया? आप बोलोगे साहब 3 बढ़ गया। कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, तो 3 चौके 12 का अंतर है या नहीं? इन दोनों की आयु में 12 का अंतर है या नहीं? ये एम आया है, बड़ा है, इसलिए एम क्या 12 वर्ष बड़ा है क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल, एम कैसे 12 वर्ष बड़ा है, ठीक है। बोल रहे के 5 वर्ष का है तो एम की आयु क्या है? 12 वर्ष बड़ा है, 17 वर्ष। आप बोलोगे साहब बिल्कुल। इस प्रश्न को और जो मैंने अभी एवरेज का कराया था इसी पेपर सेट में, इसी शिफ्ट में जो पूछा गया है, उसको आप फिर से करिएगा, आप पाएंगे बिल्कुल डिट्टो कंसेप्ट है। जो मैं दो चीज बता रहा हूँ दोनों अलग है, बात मेरी सेम है, बस दोनों अलग अप्लाई हो रही है। जैसे मैं बोलूँ 3+1=4, मैं बोलूँ 2+2=4, देखो बात सेम ही है ना, कहने का तरीका बदला है, इसीलिए एग्जामिनर ने सिर्फ थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की है, कहने का मतलब सेम है, अपनी जो समझ है वो सेम है। ऐसे क्वेश्चन आप काफ़ी बार अटेम्प्ट करेंगे, बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे ना। देखो 101 शिफ्ट, ये जो 10-15 पे डेली आपके पास जो क्लास आ रही है ना यूट्यूब पे, डेली हम एक पूरे पेपर सेट का सॉल्यूशन करते हैं। एक पेपर सेट यदि 25 प्रश्नों का है और ग्रुप डी एग्जामिनेशन 101 शिफ्ट में हुआ है दोस्त, 101 शिफ्ट का मतलब आपके पास 2525 प्रश्न। जब आप लगातार इस क्लास में बने रहे होंगे और जब भी 4 महीने 5 महीने 6 महीने बाद आपकी ग्रुप डी की एग्जाम होगी, आप इतने प्रश्न हल कर चुके होंगे ना, इतनी प्रैक्टिस कर चुके होंगे ना, बिल्कुल आप स्वतः, मेरे कहने की बात नहीं है, आप स्वतः एग्जाम के बहुत नजदीक होंगे। मैं यदि आपके सामने टारगेट दे दूं ना कि आपको इतने प्रश्न हल करने हैं, अब नहीं करोगे। आपको करना क्या है, डेली 10:15 बजे आधे घंटे 45 मिनट या 1 घंटे की जो भी क्लास होती है, क्लास ही तो लेनी है आपको, सिर्फ इसी क्लास से देखना आपको क्या रिजल्ट मिलता है। आप पाओगे, आप जब 101 शिफ्ट हो चुकी होगी, लगभग 100 दिन हो चुके होंगे, आप इतने प्रश्न पत्र हल कर चुके होंगे। और 2500 प्रश्नों की संख्या कम नहीं होती है, बहुत ज्यादा होते हैं 2500 प्रश्न। और इसके अलावा यदि मेरे को समय मिलेगा मैं आपको एनटीपीसी के पेपर कराऊंगा। जो जो आपकी हेल्प हो सकती है ग्रुप डी में 25 में से 25 अंक प्राप्त करने में गणित में, वो सारी हेल्प आपको मैं मयंक शर्मा इसी प्लेटफॉर्म कोस्मो अकेडमी पे कराने वाला हूँ। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको धैर्य बनाए रखना है और क्लास को अटेम्प्ट करना है। दो चीज आपसे मांग रहा हूं मैं, एक धैर्य पेशेंस, एक कंटिन्यूटी निरंतरता। आप धैर्य के साथ निरंतर बने रहें, पेशेंस के साथ आप कंटिन्यूटी रखिए, आप सिलेक्शन को प्राप्त करेंगे। आप बिल्कुल एक गवर्नमेंट एग्जाम, एक जॉब प्राप्त करेंगे इसी ग्रुप डी एग्जाम में, ठीक है। आप बोल रहे हैं साहब गोले का आयतन और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात 28:3 का, ठीक है। बोल रहा है कि एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन यदि आपको नहीं आता हो फॉर्मूला तो मैं आपके सामने बता दूं, πr³ 4/3 πr³ होता है, ठीक है। 4/3 πr³ एक गोले का वॉल्यूम आयतन का फॉर्मूला होता है। आपने नहीं पढ़ा तो आप याद रखिएगा, देखो मैं फिर बोला हूँ, अर्थमेटिक में फॉर्मूले में नहीं बताऊंगा, पर एडवांस में दोस्त याद करने होंगे। देखो सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं है, आपको याद करने ही होंगे, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको 4/3 πr³ याद करना ही होगा गोले का, गोले का मतलब स्पेयर, गोल, ठीक है। और बोल रहा है कि अर्ध गोले का जो हाफ है, गोले को यदि मैं बीच में से काट दूं बाउल टाइप में, उसका बोल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब चारों ओर से जो भी एरिया सरफेस कवर हो रहा है ना, यदि मैं पेंट करूं तो जहां जहां पेंट कर पाऊंगा वो एरिया, तो वो होता है हमारे पास, देखो 1/3 πr², ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, तो गोले का आयतन, जो गोले का वॉल्यूम वॉल्यूम है ना वही पूछ रहा है। और वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला आप बताए, सिर्फ आर की तो वैल्यू नहीं पता, आर की वैल्यू यदि मुझे पता चल जाए, आर की, आर क्या है, रेडियस क्या है, आर का मतलब होता है रेडियस, त्रिज्या, त्रिज्या 7 है, 14 है, 21 है, 28 है, कितनी है, यदि वो पता चल जाए तो मैं साफ रख दूंगा ना, और वही फाइंड करना है। देखो 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, r² से r² गया, तो आर बच गया क्या यहाँ पे, ठीक है।
देखो 3 से 3 यहाँ नहीं जाता है। 4/3 का मतलब होता है हमारे पास ये 3 गया है, और 4/3 है एक्चुअली ये 3 इधर चल जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, और 4 इसको काटेगा 7 बार। तो आर की वैल्यू आ गई क्या हमारे पास? आप बोलोगे साहब आर की वैल्यू हमारे पास 21 आ गई है। आर की वैल्यू 21 आ गई है, फॉर्मूला हमें याद है, बिल्कुल हम कर लेंगे सोल्व। होगा क्या? 4/3, पाई का मान होता है 22/7, जो कि प्रश्न में दिया भी गया है। पाई का मान देखो 2 होते हैं जनरली, जब भी अटेम्प्ट करते हैं देखो याद रखना आपको, पाई के मान प्रश्न में दिया होगा। यदि नहीं दिया है तो आप बिल्कुल ये रख सकते हैं, यदि दिया है देखो 2 बार 2 मान रखते हैं 3.14। पाई का वैसे मान अनंत है, आप 22 में 7 का भाग देते रहो देते रहो देते रहो, आप इनफाइनाइट तक चलोगे। लेकिन दशमलव के 2 अंक बाद भाग देके दिखाऊं, जो 7 का इसमें भाग दोगे 3 बार, बचा 1 0, भाग टूट के 0। फिर 7 का दोगे 1 बार, बचा 3 0, 7 चौके 28, फिर 2 आ गया, फिर दोगे, तो चलता रहेगा। लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक का मान मानूं तो 3.14 होता है, और ये आपको याद रखना है। पाई का मान आज के बाद जब भी प्रश्न होंगे हल, मैं आपसे पूछूंगा 22/7 3.14। गोले का आपको आयतन पता होना चाहिए, अर्ध गोले का आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का पता होना चाहिए, ठीक है। इसको करा दूंगा 21 × 21 × 21, 21 गुणा में 21, ठीक है। 21 से 21 को काट दूंगा। यदि मैं इकाई का अंक मानूं 1 और 2 × 4 तो 1/8 हो रहा है क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल हो रहा है। तो देखिए आंसर में, देखो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है? क्या इकाई का अंक 8 है तो क्या आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता। आप बोलोगे ये भी नहीं हो सकता। अब कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए इसमें 22 में क्या 11 का गुणा है क्या? ये क्या 11 × 2 ही है क्या? आप बोलोगे हाँ साहब बिल्कुल। तो आंसर जो भी होगा उसमें क्या 11 का भाग जाएगा? आप बोलोगे साहब इसमें यदि 11 का गुणा है तो भाग तो जाना ही चाहिए ना। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? देखो आज तुम इसका तो मैं बता ही देता हूँ, हर बार मैं बोलूँ कि मैं उस टॉपिक में बताऊंगा ऐसा नहीं है। आज तो चलो मैं बता ही देता हूँ। देखो यदि आप अल्टरनेट अल्टरनेट जोड़ते चलो, यदि डिफरेंस 11 या 11 का गुणनखंड या फिर शून्य आ रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, या तो 11 या 11 का गुणनखंड, फॉर एग्जाम्पल 11 22 33 44 55 ऐसे, या फिर शून्य, यदि इन्हीं में से कोई आ रहा है डिफरेंस तो वो 11 से पूर्णतया विभाजित है। क्या इसका आ रहा है क्या? 8 और 10, 8 और 2 10 और 3 13, 13 में से 8 गए तो 13 में से 8 गए तो 5 नहीं आ रहा, तो ये आंसर नहीं होगा, यही आंसर होगा। क्योंकि 3 को हम काट चुके, चौथा है, ट्राई करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए ट्राई कर लेते हैं। 8 और 8 16, 16 और 8 19, 19 में से 8 गए तो 11 आ रहा है ना 11, तो इसका मतलब है 11 से डिवाइड हो रही है, हमारा आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा साहब 267 मीटर और 153 मीटर लंबी 2 ट्रेनें हैं, क्रमशः एक ही दिशा में जा रही है, उनकी स्पीड है ये, तो दूस तेज गति वाली धीमी गति वाली ट्रेन को कितने समय में पार कर देगी? देखो दोनों की ट्रेन कितनी है, 153 और 267, 267 153 हो जाता है हमारे पास 0 1 12 420, 420 है, और एक ही दिशा में जा रही है। एक ही दिशा में बोल रहे हैं ना, हाँ, एक ही दिशा में जा रही है, तो डिफरेंस, ऑलवेज डिफरेंस, डिफरेंस हो गया हमारे पास 162। आंसर दे रखा है सेकंडों में, तो किलोमीटर प्रति मीटर को मीटर प्रति सेकंड में यदि कन्वर्ट करना हो तो बिल्कुल हम इसको 18/5 5/18 से गुणा करेंगे। चूंकि ये उल्टा है तो मैं उल्टा कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्पीड है 161, 126 स्पीड है, इसको करेंगे इस हिसाब से मीटर प्रति सेकंड में चेंज। लेकिन स्पीड यदि 1/26 में है तो ये भी क्या 18/5 हो जाएगा क्या? इनवर्स हो जाएगा, क्या बोलोगे? बिल्कुल यही आंसर हमारा। देखो 18 इसको काटेगा 7 बार, 18 को पाड़ा आना चाहिए, मैंने बताया था आपको, आपको 40 तक पाड़े आने चाहिए, 40 तक ना है तो कम से कम 20 तक तो मेरे दोस्त आने ही चाहिए, 25 तक मानो आप आने ही चाहिए। सिलेक्शन लेना चाहो तो संघर्ष आपको करना ही पड़ेगा। 1 घंटे की क्लास, 1 घंटे की आपकी प्रैक्टिस, सिलेक्शन आपके हाथ में। ठीक है, 7 बार काटेगा, 7 इसको काट देगा 60 बार, ठीक है, और ये इसको काट देगा 12 बार, तो यही आंसर आ रहा। अब बोलोगे साहब यही आंसर आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में।
नेक्स्ट जो कि प्रश्न होने वाला है, एक वस्तु है जो 29% छूट देने के बाद भी 4% लाभ है। 100 में लिया मैं, 4% लाभ है, तो मैं कितने में बेचूंगा? 104 में बेचूंगा। और ये वैल्यू कब है? जब 29% छूट देने के बाद है। तो यदि सेलिंग मार्क प्राइस, अंकित मूल्य ये है, तो सेलिंग प्राइस क्या, अंकित मूल्य यदि 100 है तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य। आप बोलोगे साहब 29% की छूट है, 71 आ जाएगा। तो यदि ये 71 की वैल्यू है तो 100 की क्या होगी? क्या यही आंसर में पूछ रहा है क्या? आपसे पूछ रहा है कि मार्कअप, एक्चुअली ये मार्क प्राइस है, मार्कअप एम पी है, मार्क प्राइस। जो अंकित मूल्य था वो क्या था? इसे यदि आप सोल्व करोगे तो आप पाओगे कि बिल्कुल साहब यही आंसर आ रहा है हमारा। और ये पूछ रहा है कैसे, तो सॉल्व करते हैं हम इसे। क्या 10 400 में 71 का मैं भाग दूं? पूछ रहा है कि दशमलव के 2 अंक तक, लेकिन निकालना नहीं है। फोर कैसे? दशमलव के 2 अंक तक क्यों निकाले, जबकि दशमलव तक ही निकाल ले हम। तो चारों का यूनिट डिजिट अलग है क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल अलग है। तो ये 4 से कटेगा, बिल्कुल। तो 4 से कटेगा तो 7 चौक 28, और 4 यही आ रहा है। 4 से इसको काटो तो 284 माइनस करूं मैं इसमें से। 7 चौके 28, 284, 104 है, 71 की वैल्यू है तो 240 को 4 से काटूंगा, 200, अपने पास कितना आ गया? 84। ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में इसे सॉल्व करेंगे आप पूरा, तो आप पाएंगे 4। 4 के बाद में ये कटेगा हमारा, बचे कितने 284 के बाद में? पूरा 300, 740, 740 और 756, 756 और जीरो बचे। ठीक है, अब 71 का इसमें भाग देता हूँ, तो क्या 756, 284 को देखो इसमें से यदि माइनस करोगे आप 1040 में से, क्योंकि भाग दे रहे हैं हम 71 का। ठीक है, 71 का भाग दे रहे हैं तो क्या, फिर से देखिए यार प्रश्नों को, कैलकुलेशन में इतनी बड़ी गलती हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको देखना है, कोई बात नहीं, गलत हो रहा है होने दो। हम सॉल्व कर रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो बिल्कुल देखिए, एक वस्तु है जो कि 29% छूट पे दी जाती है। यदि वो 100 रुपए की थी तो अब हो रही है वो 71 की। ठीक है, फिर भी मेरे को 4% लाभ हो रहा है, तो 104 का हो रहा है बिल्कुल। आप बोलोगे साहब वो उसका अंकित मूल्य क्या था, क्या सेलिंग प्राइस 71 है? आप बोलोगे बिल्कुल, हमें 100 पे जाना है। 10,400। ठीक है, इसकी यदि मैं कैलकुलेशन करूं आपके सामने, तो अपने पास आ जाएगा साहब, क्या आंसर सही है क्या? 100 के बाद में देखो 104 में बेच रहा है। ठीक है, लाभ हो रहा है। देखो इसको लास्ट से क्वेश्चन को हल करते हैं हम, लास्ट साइड से, क्वेश्चन के अंतिम से। ठीक है, यदि बोल रहा है कि साहब एक वस्तु है जो कि मार्क प्राइस है, ये हमें फाइंड करना है, जो भी है, फिलहाल हम इसे 100 मान लेते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है कि साहब यदि मैं इस वस्तु को 29% के छूट पे बेचूं, ये हो गया सेलिंग प्राइस, ये हो गया अपने पास 71। ठीक है, तो मेरे को जो लाभ है वो 4% का हो रहा है। यदि मैं सीपी यानी क्रय मूल्य 100 मानूं, तो क्या एसपी 104 है क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल 104 है। ठीक है, आप बोलोगे साहब 104 वैल्यू है किसकी? 71 की है वैल्यू 104। ठीक है, तो हमने को फाइंड करना है 100। अच्छा, जो कैलकुलेशन हमने गलती कर रही थी वो कर रहे थे रिवर्स। हमने को जाना क्या है, देखो, यदि कोई मार्क प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, यदि प्रॉफिट ये है, तो ये वैल्यू 104 की हुई ना? क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? फिर से ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूँ कोई भी एक वस्तु है जिसे 29% की छूट पे बेच रहा है। यदि वो 100 रुपए की थी तो अब वो उसे 71 में ही बेच रहा है। बोला कि साहब 71 में भी बेचने के बाद में मेरे को 4% का प्रॉफिट हो रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? 71 में भी बेचने के बाद मेरे को 4% का लाभ हो रहा है।
लाभ हमेशा कैलकुलेट किस पे करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लाभ ऑलवेज कैलकुलेट करते हैं सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे। यदि क्रय मूल्य मेरे पास देखो 100 रुपये का है, तो ये क्या मेरे पास 104 रुपये का हो गया क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल हो गया। 104 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। 104 रुपये यदि प्राप्त हो रहे हैं, तो क्या ये 29% के में यदि डिस्काउंट देने के बाद की बात करूं तो क्या 71 की वैल्यू है? आप बोलोगे साहब बिल्कुल ये 71 की वैल्यू है। देखो 71 वैल्यू है इसकी। फिर से ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पे। एक वस्तु को 29% बेचने के बाद, छूट देने के बाद लाभ हो रहा है 4%, बिल्कुल 104 का लाभ हो रहा है। यदि सीपी है ये, तो एसपी हो गया। एसपी है वैल्यू 31 की, ठीक है, 71 और 100। यदि 100 में था तो ये दोनों की वैल्यू क्या है? या बोलोगे साहब 71 है। तो 71 का यदि लाभ है, तो आप इसका बता सकते हो कि प्रॉफिट क्या होगा? जो मार्क प्राइस था वो क्या रहा होगा? 104 अगर 71 की वैल्यू है, तो आप बोल सकते हो कि साहब 100 की क्या होगी, और इसी को हल करना है हमें। ठीक है, इसका मैं आपसे यदि आंसर प्राप्त करूं, तो कैसे देंगे आप आंसर? आप बोलोगे साहब ये जो आएगा अपने पास, ये 100 से जितना ज्यादा आएगा। सोचो, यदि मैं बोलूँ कि साहब ये जो है हमारे पास, ये क्या आएगा? ये क्या आएगा? आप बोलोगे साहब ये तो अंकित मूल्य आएगा। अंकित मूल्य कितना? कितना भी हो, मेरे को मतलब नहीं अंकित मूल्य कितना भी है, लेकिन जो भी अंकित मूल्य आएगा, जो भी हमारे पास मार्क प्राइस आएगा, उसमें से यदि मैं कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दूंगा, जो कि हमारे पास है 100, तो क्या हमारे पास रेट ऑफ परसेंटेज आ जाएगी कि इतना बढ़ाकर ये अंकित किया गया था? आप बोलोगे साहब बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखो, यदि 10400 इसमें 71 का भाग दूंगा, तो आप बोलोगे साहब ये गया एक बार, बचे कितने पास? 29 और 4 33, यही तो बचा, और डबल जीरो। फिर से मैं 71 का भाग देता हूँ, आप बोलोगे साहब 4 बार गया, 284। आप बोलोगे साहब बचा कितना? 16 और 30 46 और जीरो। फिर से 71 का दोगे आप, तो 7 6 42 और 7 7 49। यदि 7 बार आप दोगे, तो क्या 460 से ऊपर गया क्या? आप बोलोगे बिल्कुल ये 4 7 7 49, मतलब ये 460 से ज्यादा है, और मैं इसे 5 बार करता हूं यदि, तो 5 बार क्या होगा? 7 पंजे 35, 6 बार एक्चुअली, 6 बार करता हूं तो ये क्या आ जाएगा? 7 6 42 और 26। क्या ये दोनों के बीच की संख्या है क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल बीच की संख्या है, 6 और 7 के बीच की संख्या है। यदि ये संख्या 6 से तो बड़ी है और 7 से छोटी है, तो इसका मतलब क्या 46 पॉइंट कुछ है क्या? यही है जो 46 से बड़ी है और 47 से छोटी है। आप बोलोगे साहब बिल्कुल, तो क्या यहाँ 46 पॉइंट अप्रोक्स आ जाएगा क्या? जो भी आ रहा हो, डजेंट मैटर 46 के बाद में कितना आ रहा है, और 146 में से यदि मैं 100 माइनस कर दूं, क्या 46 आ रहा है? 46 दशमलव समथिंग, तो यही आंसर है। ठीक है, इस क्लास में एक्चुअली ये डाउट रहा है, प्रश्न को एग्जाम में पढ़ने में। एक्चुअली मेरा क्या है, प्रश्न पीछे की तरफ है, आपके सामने की तरफ है। एग्जाम में जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो बिल्कुल एकाग्र होना है, और एकाग्र होने का एक आपको और एक चीज करनी पड़ेगी। आप बिल्कुल प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं, मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद में आप क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, आपको जब भी मेरे टेस्ट सीरीज के जो 101 शिफ्ट है, ये जब 20 30 40 हो जाएगी, आपको एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, किसी भी प्लेटफॉर्म से करना। यदि कॉस्मो अकेडमी आपको अवेलेबल करवा रही है तो कॉस्मो अकेडमी से, इतर कोई भी करवा रही है तो वहाँ से भी। यहाँ शायद मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करवाऊँ, बहुत लाभकारी होगी आपके लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न होने वाला है, कोस थीटा 5/3 है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का करना है। यदि आप हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं, तो आप बिल्कुल एक ये वर्ड जानते होंगे, लाल बट्टे कक्का। और इंग्लिश मीडियम में है तो आप इसको, इन दोनों में से कोई भी वर्ड को पता होगा। यदि आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास में टीचर आपको बता देता होगा, इवन एकेडमिक में भी और कंपटीशन क्लासेज में भी। ठीक है, एल का मतलब हो गया लंब, आधार और कर्ण, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस। ठीक है,
तो कोस का मतलब क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो ये क्या आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। आप लंब बता सकते हो, तो अब लंब हो गया अपने पास, परपेंडिकुलर हो गया 12। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो आप बोलोगे साहब 1 - 12/13 अपॉन में आ जाएगा 1 + 12/13। क्या यही आएगा क्या? इसका ले लो रूट, तो क्या ऊपर 1/13 और नीचे आ गया 25/13। 13 से काट देगा 1/25, 1/25 का रूट लोगे तो एक का तो 12 का जाएगा, 25 का आएगा 5। आपके सामने आंसर होगा 1/5, और यही ये रहा, यही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो होने वाला है वो है, यदि 485 अंकित मूल्य है और मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस है हमारे पास 293 है, आप बोल रहे हो कि छूट कितने प्रतिशत है? 485 से ये कितना कम है? आप बोलोगे साहब ये है 185 और साथ 192 रुपये कम है। किस पे है? 485 पे है। आप बोलोगे साहब इसका फाइंड करना है हमें परसेंटेज, छूट कितने प्रतिशत की रही। ठीक है, तो फाइंड करते हैं दोस्तों। देखो देखो, 5 से गया ये 5 नाम 45 और यहाँ गया 5 × 8 = 40। ठीक है, 5 से गया ये 20 बार। क्या ये इसको 2 बार काट रहा है क्या? क्या क्वेश्चन सही जा रहा है हमारा? 300 से बढ़ गए 485, 185, 185 और साथ 192। 485 का कितना प्रतिशत होगा? अंकित मूल्य वस्तु में बेची जाए, छूट प्रतिशत क्या है? बिल्कुल यही आंसर है हमारा। 185 को मैं 5 से काटूं तो 5 से जाएगा ये 3 बार, और 5 38 बार, यही जाएगा क्या? 5 × 3 = 15 और 3 × 5 = 35, एक्चुअली 7 बार जाएगा। 5 × 7 = 35, 3 और 7 बार 185 को। ठीक है, 485 है क्या? तो 485 को 5 से काटेंगे 9 बार, 5 × 9 = 45, और 3 और 5 बन गए 5 से 7 बार, बिल्कुल 7 बार यहाँ बार कटेगा ये। ठीक है, 19200 को क्या 197 से भाग दोगे तो क्या आप बता सकते हो क्या? फिर से वही कंडीशन, ये सारे अलग अलग हैं, आपको दशमलव के आगे नहीं जाना है, आपको दशमलव तक ही रुक जाना है, चाहे दशमलव के 2 स्थानों तक कितना भी दे। ये सिर्फ एग्जामिनर आपको घुमाने की कोशिश करता है। कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यदि आपको प्रश्न में मिल रही है तो सिर्फ एग्जामिनर आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है, आपको घूमना नहीं है, आपको फोकस्ड रहना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो इसे, क्या इसे 2 बार काट देगा? आप बोलोगे साहब बिल्कुल काट देगा। 192 इसको 2 बार काट देगा। 192 को 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, 5 से 2 बार गया तो 20। 192 को 2 से करोगे तो आप 19 दूनी 38 और 2 दूनी 4, यही आ गया क्या आपके पास? नीचे आ गया अपने पास 97। इसको इसको काटोगे तो आप पाओगे कि 4 बार जा रहा है। देखो 4 बार कैसे जा रहा है? 97 को 4 से गुणा करोगे तो 100 को कर दो आप, 100 को 4 गुना और 3 को 4 बार रख दो आप। तो क्या यही पर है आप बोलोगे साहब बिल्कुल 4 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 388। 388 तो ज़्यादा हो रहा है, 3 बार देना पड़ेगा हमें। तो 3 बार दोगे आप तो ये हो जाएगा आपके पास 291। 291 गए तो हमारे पास बचे 291, यदि मैं माइनस करूं तो 9 और 84। आप बोलोगे साहब 9 और 84 होते हैं 93। देखो जीरो तो अपने पास चल ही रही है। ठीक है, अब बोलोगे साहब 97 को डिवाइड करना है फिर से। 930 में यदि मैं 10 बार देता हूँ सीधा सीधा 97 का, तो क्या 970 ज़्यादा हो रहा है क्या इससे? आप बोलोगे साहब ज़्यादा हो रहा है, तो 9 बार देखते हैं। 9 × 7 = 63 का 3 हासिल 6, 9 नाम 81 और 6 × 87। क्या इन दोनों के बीच की संख्या है क्या? तो आप बोलोगे साहब 9 और 10 के बीच में है, तो यार 9 और 10 के बीच में यही है, तो यही आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, एक त्रिकोणीय मैदान है, उसके भुजाओं का माप है। सबसे लंबी भुजा की अनुपम एल्टीट्यूड ज्ञात करें। देखो मैं आपसे बताऊं क्या कहना चाह रहा है। एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, बोल रहा है कि साहब ये है 42, ये है 34 और ये है 20। ये पूछ रहा है कि जो सबसे बड़ी भुजा है ना, सामने से इस पे एक लंबवत डालो। लंबवत मतलब एकदम लंबी भुजा है, उसी का माप ये पूछ रहा है। यदि मैं इसको ऐसे करूं, देखो, क्या इसे मैं 42 मान सकता हूँ? BCA, इसे मान सकता हूँ 20, इसे 34। आप बोलोगे बिल्कुल।
इससे जो सामने वाला कोण है इससे लंबवत डालोगे और इसी की हाइट पूछ रहा आपने को। तो एक बात याद रखना, क्या ये हाइट नहीं है क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल है। फाइंड कैसे करेंगे आप बोलोगे साहब मेरे को त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला आता है। वो होता है साहब, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है? इसको मिटाने के बाद यही सॉल्यूशन करते हैं हम। आप बोलोगे साहब मेरे को त्रिभुज के एरिया का माप आता है, फॉर्मूला होता है बेस बेस है अपने पास 42 हाइट। यदि मेरे पास हाइट हो तो मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ। और यदि एरिया दे रखा है, मान लो यहाँ एरिया दे रखा हो, तो मैं इस इक्वेशन को सोल्व करके एच का ही तो मान पूछना, क्या ये हाइट नहीं है क्या इसकी? ये हाइट ही है दोस्तों। और ये क्या प्राप्त कर सकता हूँ? आप बोलोगे साहब एरिया अगर होता तो आप कर सकते। फिर आप बोलोगे साहब एरिया कैसे करोगे? तो देखो मेरे पास तीनों भुजाओं का सम है, तीनों भुजाएं दे रखी है, तो मैं क्या एरिया फाइंड कर सकता हूँ क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल कर सकते हो। एक फॉर्मूला होता है, देखना क्या होता है। एस एस माइनस ए एस माइनस बी गुणा में एस माइनस सी। एस यहाँ क्या है? एस यह है इसके परिमाप का आधा। परिमाप क्या? ये तीनों भुजाएं कितनी है? तीनों भुजाएं बोलोगे साहब ये तो 20 है, ये 34 और 42 है, तो 4 और 2 6, 4 2 6 3 9 96 है। इसका आधा क्या 48 आ रहा है क्या? इसके परिमाप का आधा ही एस है, ये मान के चलो आप। और यदि तीनों भुजाएं दे रखी है तो आज के बाद में यदि आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी है तो आप क्षेत्रफल फाइंड कर सकते हैं। आप बोलोगे साहब कर सकते हैं, इस फॉर्मूले में रख देंगे, आंसर प्राप्त कर लेंगे। एस की वैल्यू है 48, एस माइनस ए के सामने ए, सी के सामने सी, बी के सामने बी। एस माइनस ए 42, तो 48 में से 42 गया तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 6, बिल्कुल लिख सकता हूँ। एस माइनस बी हो गया अपने पास 34, तो ये क्या हो गया 14। एस माइनस सी बी, तो क्या 28 हो गया? आप बोलोगे साहब बिल्कुल हो गया। 28 को मैं क्या 14 गुणा 2 कर सकता हूँ, तो 14 और 14 रूट के बाहर लूंगा तो 14 आ गया। इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 2, तो 2 और लिया 2 भी बाहर आ गया। आप इसको लिख सकते हो 16 गुणा में 3, तो 3 भी बाहर आ गया। और 16 का तो आप जानते हो 4 भी बाहर आ गया। तो क्या ये हो गया क्या हमारा क्षेत्रफल? ये हमारा क्षेत्रफल फाइंड कर लिया क्या आपने? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। 14 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 4। अब आप एच फाइंड कर सकते हैं क्या? आप बोलोगे साहब इसको आसानी से हम सोल्व कर देंगे, एच फाइंड कर लेंगे। एच फाइंड कैसे करोगे? ये गया साहब 21 बार, और 7 से गया ये 3 बार, 7 से गया ये 2 बार, 3 इसको काट देगा, तो 2 दूनी 4, 4 चौक 16। क्या 16 आंसर आ रहा है क्या? यही आंसर है बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ओ धन्यवाद, थैंक यू। देखो हमारे क्लास पूरी हो चुकी है। यदि आप चाहते हैं कि आप सटीक दिशा में सही रणनीति के साथ तैयारी करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQs आपको सॉल्व करने अति महत्वपूर्ण है। और इसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूरी सीरीज चला रहे हैं। डेली 10-15 पे आपको इसी प्लेटफॉर्म पे ये क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। एक दिन में 25 प्रश्न, सोचो 100 दिन में आप 2500 प्रश्न कर पाओगे। करना क्या है? सिर्फ आपको क्लास ज्वाइन करनी है, नथिंग एल्स। जो भी इंपॉर्टेंस होगी मैथ से रिलेटेड, आपको कोई प्रश्न मैं दूंगा हल करने के लिए, कोई होमवर्क दूंगा तो इसी टेलीग्राम चैनल पे देने वाला हूँ। और रेलवे से रिलेटेड, इवन पूरी रेलवे में यदि आपका कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, आपको सिर्फ तैयारी करनी है। सूचनाओं का जितना आसान तरीका ये होने वाला है, टेलीग्राम चैनल कोई और नहीं है। आप बिल्कुल इसे ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन तरीके से सही दिशा में लेते चलिए। सही रणनीति का प्रयोग कीजिए। पढ़ाई करें पढ़ाई करें पढ़ाई करें, सिलेक्शन आपका होगा ही होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।